तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस एक्सप्लेनर को। आज हम इंडियन फैमिली लॉ के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन उतने ही फैसिनेटिंग वेब को डिकोड करने वाले हैं। ये वो स्ट्रक्चर है जो हमारी अदालतों और समाज की एक बेसिक फाउंडेशन है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ये वो 5 मेन पिलर्स हैं जो इस पूरे एक्सप्लेनर को गाइड करेंगे। कानूनी रिश्तों के बनने से लेकर उनके टूटने, बच्चों के अधिकार, संपत्ति के ट्रांसफर और फाइनली सेक्युलर फ्रेमवर्क्स तक का सफर हम तय करेंगे। पिलर 1, क्रिएशन ऑफ लीगल बॉन्ड्स। मुस्लिम विवाह यानी निकाह की असली नींव क्या है? आइए देखते हैं। अब सोचिए, मुस्लिम कानून आता कहाँ से है? इसके 4 प्राइमरी सोर्सेज हैं। सबसे सुप्रीम है कुरान, दूसरा सुन्ना या हदीस जो पैगंबर की ट्रेडिशंस हैं, तीसरा है इज्मा मतलब ज्यूरिस्ट्स का कंसेंसस, और चौथा है कियास यानी एनालॉजिकल डिडक्शन। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर याद रखिएगा कि सुन्नी लॉ में कियास का इस्तेमाल मजबूती से होता है, जबकि शिया लॉ में तर्क यानी अक्ल पर मेजर फोकस होता है। एक मुस्लिम मैरिज एसेंशियली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। एक वैलिड निकाह के लिए ये रिक्वायरमेंट्स एकदम सख्त हैं। पहला है इजाब यानी प्रपोजल और दूसरा कबूल यानी एक्सेप्टेंस। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे क्रिटिकल बात यह है कि ये इजाब और कबूल स्ट्रिक्टली सेम मीटिंग में होनी चाहिए। साथ ही सुन्नी लॉ में विटनेसेस का होना, दोनों पार्टीज की फ्री कंसेंट और मेहर का तय होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इन 3 कैटेगरीज पर ध्यान दीजिए। सही यानी बिल्कुल वैलिड मैरिज जिसमें पूरे लीगल राइट्स मिलते हैं। बातिल जो कंप्लीटली वॉइड है, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता। और तीसरा है फासिद यानी इर्रेगुलर। इसमें कुछ फॉर्मल कमियां होती हैं जिन्हें बाद में ठीक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। शिया लॉ इस फासिद कैटेगरी को पूरी तरह रिजेक्ट करता है। वहाँ शादी या तो वैलिड है या वॉइड, बीच का कोई रास्ता नहीं। पिलर 2, डिसोल्यूशन एंड राइट्स। अब बात करते हैं डाइवोर्स, डावर और मेंटेनेंस की सीरियस लीगल बैटल्स की। इस्लामिक डाइवोर्स के कई अलग अलग फॉर्म्स हैं। पति की तरफ से तलाकुल सुन्नत, वाइफ के इनिशिएटिव पर खुला या फिर म्यूचुअल अग्रीमेंट से मुबारत। लेकिन इन सब में एक बहुत ही ब्रिलियंट लीगल टूल है, तलाकुत तफवीज़। ये एक डेलीगेटेड डाइवोर्स है जहां हस्बैंड अपना डाइवोर्स का पावर वाइफ को डेलीगेट कर देता है। वुमेन प्रोटेक्शन के लिए ये एक गेम चेंजर टूल है। और हाँ, 1939 के एक्ट के तहत क्रुएलिटी जैसे स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स तो हैं ही। इस टाइमलाइन को देखिए, ये सिर्फ डेट्स नहीं है, ये पर्सनल लॉ, लेजिस्लेचर और सुप्रीम कोर्ट के बीच 4 दशकों का इंटेंस टग ऑफ वॉर है। 1985 के लैंडमार्क शाहबानो केस से शुरू होकर 2019 के नए कानून तक की ये पूरी लीगल सागा है। Now what's really interesting about this slide is कि कैसे अदालतों ने इंटरप्रिटेशन का यूज किया। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर एक मुस्लिम महिला को इद्दत के बाद भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए। जब 1986 में कानून बदला गया तो डैनियल लतीफ़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी के साथ हार्मोनाइज कर दिया। रूल एकदम क्लियर कर दिया गया, पति को इद्दत के दौरान ही पत्नी के पूरे फ्यूचर के लिए एक रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन करना ही होगा। फिर हम आते हैं 2017 के हिस्टोरिक शायरा बानो केस पर। ये एक डिफाइनिंग मोमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कमांडिंग तरीके से कहा कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक यानी तलाक बिदात मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 की इक्वालिटी की गारंटी को वायलेट करता है और ये कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। और इसी के बेसिस पर 2019 एक्ट के जरिए इसे फाइनली क्रिमिनलाइज कर दिया गया। पिलर 3, द नेक्स्ट जनरेशन, पेरेंटेज और चाइल्ड गार्डियनशिप पर अब शिफ्ट करते हैं। बच्चों के लीगल राइट्स यहाँ 2 बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हजानत यानी फिजिकल कस्टडी, जो शुरुआती सालों में मेनली माँ के पास रहती है, और दूसरा है विलायत, जो प्रॉपर्टी और मैरिज के लिए लीगल गार्डियनशिप है। ये पावर स्ट्रिक्टली फादर या पैटर्नल ग्रैंडफादर के हाथों में वेस्टेड होती है। एक के पास बच्चा, दूसरे के पास प्रॉपर्टी का कंट्रोल। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, जब रिजिड पर्सनल लॉज कोर्ट्स में कस्टडी डिस्प्यूट्स बनकर आते हैं तो जीत किसकी होती है? नील रतन कुंडू केस ने एक यूनिवर्सल रूल सेट कर दिया, माइनर का वेलफेयर हमेशा पैरामाउंट है। एक बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट के आगे पिता के रिजिड पर्सनल लॉ राइट्स सेकेंडरी हो जाते हैं। पिलर 4, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, प्रॉपर्टी, गिफ्ट्स, विल्स और वक्फ का ये स्ट्रक्चर मैथ्स और लॉ का एकदम परफेक्ट ब्लेंड है। हिबा यानी गिफ्ट,
तब तक कंप्लीटली इनवैलिड है जब तक 3 चीजें ना हों: इजाब, कबूल और सबसे जरूरी कब्जा। लिटरली जब तक प्रॉपर्टी का एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजेशन यानी कब्जा नहीं होता, लॉ की नज़रों में वो इस्लामिक गिफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। वसीयत के फ्रैक्शनल रूल्स इस चार्ट में परफेक्टली दिखते हैं। एक रूल ऑफ थंब हमेशा याद रखिए, कोई भी मुस्लिम अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी का बस 1/3 यानी सिर्फ 1/3 हिस्सा ही वसीयत कर सकता है। बाकी का 2/3 हिस्सा लीगली रिजर्व्ड होता है लीगल हेयर्स के लिए। ये मैथमेटिक्स एसेंशियली एक बैलेंस मेंटेन करता है ताकि किसी की भी फैमिली पूरी तरह डिसइनहेरिट ना हो जाए। संपत्ति ट्रांसफर का एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वक्फ। ये क्या है? ये प्रॉपर्टी का एक परमानेंट डेडिकेशन है रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए। मेन वर्ड यहाँ पर परमानेंट है। एक बार डेडिकेशन हो गया तो वो इररिवोकेबल हो जाता है, जिसे वक्फ एक्ट 1995 के अंडर एक मुतवल्ली स्ट्रिक्टली मैनेज करता है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। इनहेरिटेंस का ये स्ट्रक्चर टॉप डाउन फ्लो करता है। सबसे पहले आते हैं शेयरर्स, जिनके हिस्से कुरान में फिक्स्ड हैं। फिर आते हैं रेजिजुअरीज या असाबात, जो बचा हुआ हिस्सा लेते हैं। और अगर ऊपर की ये दोनों कैटेगरीज एब्सेंट हैं, सिर्फ तभी डिस्टेंट किंड्रेड यानी दूर के ब्लड रिलेटिव्स प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं। लेकिन जब हम सुन्नी और शिया सक्सेशन रूल्स को कंपेयर करते हैं तो एक बहुत फंडामेंटल शिफ्ट दिखता है। सुन्नी लॉ एग्नेटिक प्रेफरेंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, जिसका मतलब है करीबी मेल वारिस अक्सर फीमेल्स को बाहर कर देते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट शिया लॉ इस प्रेफरेंस को पूरी तरह रिजेक्ट करता है और फीमेल्स को उनके रिश्ते की क्लोजनेस के हिसाब से मेल्स के साथ इनहेरिट करने की परमिशन देता है। ये रूल ड्रास्टिकली बदल देता है कि प्रॉपर्टी आखिर में जाएगी किसके पास। पिलर 5 सेक्युलर एंड ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स। अब इंडिया के ब्रॉडर लीगल लैंडस्केप पर आते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट और क्रिश्चियन लॉज। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक्ट है। ये पूरी तरह से सेक्युलर सिविल मैरिज है। अगर आप रिजिड पर्सनल लॉज के फ्रेमवर्क से बाहर आना चाहते हैं तो ये एक्ट एकदम क्लीन स्लेट देता है। रूल्स बिल्कुल सिंपल हैं: स्ट्रिक्ट मोनोगमी, वैलिड कंसेंट और सही एज। सबसे बड़ी बात, इस एक्ट के तहत शादी करने के बाद सक्सेशन पर्सनल लॉ से नहीं बल्कि सीधे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से गवर्न होता है। क्रिश्चियन लॉ में डाइवोर्स इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 से गवर्न होता है। पुराने ग्राउंड्स में अडल्टरी और क्रूअल्टी शामिल थे, लेकिन 2001 में एक मैसिव शिफ्ट आया। इस अमेंडमेंट ने एक्ट को मॉडर्नाइज करते हुए म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से तलाक के प्रोविजन को फाइनली जोड़ दिया। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि सेक्युलर और क्रिश्चियन लॉज में डिस्ट्रीब्यूशन कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। अगर बिना वसीयत डेथ होती है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंडर सीधे 1/3 हिस्सा सर्वाइविंग स्पाउस को मिलता है और बाकी का 2/3 हिस्सा लाइनियल डिसेंडेंट्स यानी बच्चों के बीच इक्वली डिवाइड हो जाता है। बिल्कुल सीधा गणित। तो इन सभी फ्रेमवर्क्स की डेप्थ्स को समझने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा और सीरियस सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे हमारे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इन प्राचीन धर्मग्रंथों और सदियों पुरानी परंपराओं से टकरा रहे हैं, तो क्या इंडिया के ये इतने डाइवर्स फैमिली लॉज आगे चल के कभी एक फ्रेमवर्क में मर्ज हो जाएंगे, या फिर ये अपनी अपनी यूनिकनेस के साथ हमेशा एक दूसरे से ब्यूटिफुली डिस्टिंक्ट ही रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लीगल सिस्टम का फ्यूचर डिसाइड करेगा। इस एक्सप्लेनर को सुनने के लिए शुक्रिया। सीखते रहें।